शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा की। उत्तराखंड के बाद अब देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी समान नागरिक संहिता को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यूपी सरकार जल्द इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि प्रदेश का विधि आयोग यूसीसी को लेकर एक बार फिर एक्टिव हो गया है। जल्द ही सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या योगी सरकार का यह दांव विरोधियों पर भारी पड़ेगा? यूसीसी के जरिए बीजेपी यूपी में 80 सीटों के टारगेट को पूरा कर पाएगी। आज के सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। यूसीसी से तैयार होगी 24 की चुनावी पिच। क्या विरोधियों पर भारी पड़ेगा योगी का ये दांव? एक कानून से चलेगा देश, क्या बढ़ेगा क्लेश? यूपी की सियासत में इसका कितना असर होगा? यूसीसी पर मुस्लिमों को कौन डरा रहा है? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। सभी नागरिकों के लिए जब एक तरह के अवसर हैं तो एक तरह के कानून भी होने चाहिए। सभी एक ही कानून से गवर्न होने चाहिए और जब सबके अधिकार और कर्तव्य भी सबके एक से होने चाहिए। तो इसको लेकर के एक बड़ी व्यापक विमर्श भी हुआ और लोगों की मांग भी है कि यूसीसी लागू हो। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। उससे ध्यान हटाने के लिए कभी यूसीसी की बात हो रही है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन ये वो जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछ रही है, वो मुद्दों से हटने वाली नहीं है। यूसीसी का सवाल भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले लेके आई है। जब इस पे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो समाजवादी पार्टी अपना पक्ष जरूर रखेगी। मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते। राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सैफ खान साहब नेता कांग्रेस, डॉक्टर एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु, आजी नाजिम खान मुस्लिम धर्मगुरु, विसम जैदी जी नेता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। राजेश चौधरी जी, हालांकि आपका और आपकी पार्टी का एक तरीके से कहा जाए कि ये एजेंडा, या फिर कहे कि आप लोगों ने पहले ही कह दिया था कि एक देश एक कानून या एक देश एक विधान। सवाल यह है कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश, हालांकि सियासी दलों को इसमें जरूर वो सवाल उठाएंगे और उठाना भी लाजमी है। टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठेगा कि एक बार फिर क्यों सुगबुगाहट समान नागरिक संहिता की। देखिए, हम सब भारतवासी हैं, एक खून है हमारा, एक साथ रहन सहन है, भारत भूमि पे एक साथ रहते हैं, तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए। कानून में क्यों भेदभाव हो? ऐसा कोई आवश्यक तो है नहीं कि अलग अलग कानून हो। इससे भारत की एकजुटता बढ़ेगी, सब लोग समानता से रहेंगे, सबके लिए समान कानून हो, ये तो बहुत आवश्यक है। इसीलिए सरकार विचार कर रही है और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में यूसीसी लागू होगा निश्चित रूप से। और जहां तक समय की बात रही, अच्छा काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। और यूसीसी जितना जल्दी उत्तर प्रदेश में लागू हो, देश में लागू हो, हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी ये लागू हो। मीसम जैदी जी, ऐतराज यूसीसी को लेकर अगर उत्तर प्रदेश और सरकार आगे बढ़े, या टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे, या चुनाव को लेकर इसे जोड़ा जाएगा? कुछ जैसे नौजवान बहुत जमीन से जुड़े लोग हैं, बहुत काबिल लोग नहीं हैं। यूसीसी हो, आईसीसी हो, एनआरसीसी हो, वन नेशन हो, कानून पे कानून बनते जा रहे हैं, उसका पालन तो हो नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर समझ नहीं रहा है, एक नया कानून बन रहा है। आप एक देश एक नेशन की बात कर रहे हैं, आप एक कानून की बात कर रहे हैं, मगर जो कानून बने हुए हैं उन्हें तो आप बचा नहीं पा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी का गैंगरेप हो जाता है ट्रेन के अंदर, उसे आप बचा नहीं पा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करने आए थे, वकील को कचहरी के अंदर गोली से हत्या कर दी जाती है, उसमें आप फेल होते जा रहे हैं। तो आप क्या रहे थे? यहाँ भटका करके आप पिछले जो आपके किए हुए कार्य हैं उनको न पूरा करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले इनसे कहिए कि ये अपना सिलेबस पूरा करें, पहले ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर ले और फिर उसके बाद का सिलेबस जनता को दे। पिछला सिलेबस समझ नहीं रहा है, आगे के सिलेबस की बात कर रहे हैं। यूसीसी की बात करते हैं, कभी एनआरसीसी की बात करते हैं, कभी वन नेशन की बात करते हैं, कभी ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मगर इनको ये नहीं समझ में आता है कि आखिर मुझे करना क्या है। चुनाव नजदीक है 2024 का, और ये एक तरह का स्टंट है ताकि ध्यान जनता का भटके, यूसीसी के नाम पर हिंदू मुसलमान बंटवारे में आए। हालांकि इसका अभी कोई प्रारूप तैयार नहीं हुआ है,
इस तरह कोई नोटिफिकेशन है नहीं। अगर होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, और उसमें मैं बताऊं आपको राहुल जी, इतनी कमियां होंगी कि ये कभी उसको उस मानकों पर खड़ा उतर ही नहीं पाएंगे। इनका कोई कानून अभी तक बन नहीं पाया, और ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लाखों करोड़ों कमियां उजागर ना हो। तो हम कैसे मान लें इनके हर एक कानून को, जो नया कानून बनता है? और ये सारे कानून, मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी कि ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों आते हैं? सारे जितने भी आपके आयोग गठन किए जाते हैं। ठीक है सैफ खान साहब, आपके भी सवाल होंगे। बिल्कुल राहुल जी, मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मेन बिंदु के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। पहली चीज, इट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेकुलर नेशन डिफाइन करता है। मैं कोट करना चाहूंगा आपके चैनल पे, दैट एवरीवन शैल बी अलाउड टू फॉलो देयर रिलीजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 26B के तहत कॉन्स्टिट्यूशन या रिलीजन डिनोमिनेशन सेक्शन जो राइट है, जो मैनेज करता है हमारे फेज मैटर ऑफ हमारा अपना पर्सनल रिलीजन और राइट। ठीक है, आप बोल लीजिए। सबसे पहले दूसरी चीज, तीसरी बात जो है, आप अभी मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं, कितने उन्होंने मुस्लिम मौलाना से और प्लीज ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग की है? कितनी क्रिश्चियंस की है, कितनी बुद्धिस्ट की है, कितने सिख्स की है? क्योंकि जब लागू करने जा रहे हैं तो उसका प्लान क्या है? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकी खुद की सोच तो थी नहीं, कांग्रेस की सोच थी, मगर लागू इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि हमारे देश में अलग अलग तरीके के रिलीजन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उसके लिए अगर आप एक कॉमन सिविल कोड या एक कानून बनाना चाहते हैं, तो उस कानून को उसमें, जैसे अब मैं एक आपको बताऊं, मुस्लिम्स की बात हो रही, रकमे मेहर डिसाइड की जाती है मुस्लिम्स में शादी से पहले, वो 25 लाख 23 लाख डिपेंडिंग कुछ भी हो सकती है, जो भी जो है मर्जी, और वो आपके पेपर्स के ऊपर आ जाता है, जो दस्तखत हो जाता है कि ये आपकी रकमे मेहर है। अब शादी के डिवोर्स के बाद जो है, लड़के को जो है पेमेंट या जो कॉम्पनसेशन आप बोलते हैं, वो कोर्ट में भी जमा करना पड़ता है, और वो रकमे मेहर भी दे चुका है। तो इसके ऊपर क्या राय जो है भारतीय जनता के पार्टी के प्रतिनिधि जो है वो सामने चैनल के रखें और जरा बताए देश को। और दूसरी बात जो है, देखिए बहुत सारे अलग अलग फ्लॉज हैं इस लॉ के अंदर जो है, तो वो कॉमनली किन हेडों के साथ में बैठ के देश के इन्होंने बैठ के डिसाइड किए हैं, तब ये लागू करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश में। इसके ऊपर कोई जो है बात नहीं की। नहीं, अभी लागू कहाँ? मैं उम्मीद कर नहीं बोल रहे हैं ना कि लागू करेंगे। आज मीटिंग जो है, ये मीटिंग जो अब लेने वाले हैं पार्लियामेंट में, इसलिए तो लेने वाले हैं कि इसको लागू किया जाए। भाई इनकी कोशिश तो यही है। अब जब कोशिश है तो ये बताएं देश को जो है, क्योंकि हमारे भाई अमेरिका कोई है जहाँ पे जो, अच्छा एक चीज बता दीजिए सैफ खान साहब, और यूनिफॉर्म, आप तो पढ़े लिखे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गोवा में जब इसे लाया गया, यानी कि कहे कि जब आजाद हुआ गोवा, तो उस दौरान से आज तक मौजूद है, क्या तब्दीलियां नहीं की गई क्या उसमें? नहीं देखिए, गोवा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ ये लागू हुआ था, आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। तो गोवा में कितने % जो है मुस्लिम्स की आबादी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो आती है, और उसके ऊपर क्या एक्ट बनेंगे? क्या उसी एक्ट के ऊपर कंसिडर किया जाए? मेरे सवाल का तात्पर्य आप समझिए, तब्दीलियां की गई ना उसमें, तो तब्दीलियां होनी चाहिए। देखिए अगर कानून बने, पहले आने तो दीजिए, कुछ तो आने दीजिए, मगर उसे सही तरीके से नहीं। उसको हिंदू मुस्लिम में उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, साफ कहा गया है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो एक होना चाहिए, तो गलत क्या है? वैसे भी एक है, नहीं वैसे भी एक है, कहाँ अलग है? आप मुझे बताइए राहुल। अगर आज कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कोई भी मर्डर करता है, कोई भी क्राइम करता है, उस पर तो सजा सबके लिए देश में एक ही है, और आज से नहीं है, पहले से है। कौन सी नहीं? तो क्या क्रिमिनल लॉ में 3 तलाक नहीं? क्रिमिनल लॉ में तलाक की व्यवस्था, हाँ एक बात कह रहे हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या क्रिमिनल लॉ ये नहीं है कि बेटियों को भी अधिकार मिले, गोद लेने का भी अधिकार मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए। और कहा नहीं, आप मुझे बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, लेने के लिए अधिकार नहीं है अभी भी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल है। देखिए मैं तभी कह रहा हूँ, ये एक बहुत ही नाजुक, यानी रिलीजन से चुना हुआ जो वो है, इसमें इंटरफेरेंस का नहीं। जब आप इन चीजों में बात आती है, शादी विवाह के मामले में, अपने नहीं, मेरा जो सवाल है, अच्छा वहाँ कहते हैं कि पर्सनल लॉ, केवल आप ही लोग कहते हैं कि पर्सनल लॉ ये कहते हैं। तो फिर जब शरिया में सब कुछ है तो सब अपने अपने हिसाब से कीजिए। फिर क्यों वहां संवैधानिक ढांचे की बात करने लगते हैं, फिर यहाँ आते हैं पर्सनल लॉ की चीजें होने लगती है? ये दोहरापन क्यों? राहुल सुनिए, हमारे देश में कोई एक धर्म तो रहते नहीं है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग जबान भी है, अलग अलग भाषा। नहीं तो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं बना क्या? हमारे देश सबने स्वीकारा उसको,
और नहीं, ये स्वीकारना भी खूबसूरती खूबसूरती है, रहनी सर। चाहिए। नहीं देखिए, नहीं, राहुल जी, खूबसूरती सबसे ये पहले भी है कि स्वीकार किया जाए। हाजिम नाजिम साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि नहीं, मेरा कहने का कोई मकसद नहीं है सर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसका मकसद आप समझिए, समझाइए। हाजी साहब, होना चाहिए ना, होना चाहिए। कई मुस्लिम देश भी हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल भारत की बात कर रहे हैं हम, जहां है तो भारत में क्यों नहीं। हाजी साहब, देखिए राहुल जी, जिस तरीके से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2018 की रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा था कि अभी भारत सक्षम नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। तो फिर ये क्या इतनी सोच रही है सरकार को? 18 से 22 हो गए, 4 साल बीत गए। हाँ सर, मैं वही कहना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इतनी जल्दबाजी क्या है लागू करने की। और जबकि ये बताइए, भाजपा के नेता ये कहते हैं कि हमारे संकल्प पत्र में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपके संकल्प पत्र में है, लेकिन आपने 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देने के लिए वादा किया था, वो अभी तक आपने वादा पूरा नहीं किया। और आपने भारत को स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, वो भी अभी तक नहीं दिया। लेकिन अभी 2024 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तो आप उस यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर एक मुसलमान, देखिए लाए या ना लाए वो बात, वो देखिए, हम जो राजनीतिक पॉइंट है, जो पॉलिटिकल पॉइंट है, उसे हटा देते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो क्या गलत है क्या? हाँ देखिए राहुल जी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाजपा के नेता कहते नहीं, फिर आप आगे सर, फिर आप आगे, उसे छोड़ देते हैं हम। नहीं सर, मैं उसे छोड़ देते हैं। सुनिए, नहीं, आप छोड़ दीजिए ना सर, लागू होना ना लागू होना वो छोड़ दीजिए, लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं हो जाएगा आजकल में। लेकिन क्या सामाजिक दृष्टिकोण से ये सही है या गलत? अगर गलत है तो समझा दीजिए कैसे, सही की तो उम्मीद कर नहीं सकते हम। देखिए सैफ खान साहब, एक मिनट रुक तो जाइए। हाजी साहब है। राहुल जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ सर, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मैं नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बस। नहीं, आप भी भारत के नागरिक हैं, आपका भी उतना अधिकार है जितना हाजी नाजिम का, जितना भाजपा। एक चीज बोलूं मैं, एक चीज बोलूं, उसके लिए देखिए, कानून के लिए ना लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, कानून लाना उनका काम है सर, हमारा तो काम है कानून का पालन करना। देखिए सर, मैं वही चीज तो आपको बता रहा हूँ कि भाजपा के कुछ नेता ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म, आप इसमें पॉलिटिकल एंगल ना डालिए सर, मैं आपसे बस सामाजिक, देखिए सामाजिक मुद्दा है कि नहीं है, ये अगर नहीं है तो नकार दीजिए, नहीं है। देखिए राहुल जी, अब ये जब तक हमारा देश पूरी तरीके से सक्षम ना हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू लाने के, मतलब क्या तात्पर्य क्या है, सक्षम होने का तात्पर्य क्या है, वो भी समझा दीजिए आप मुझे। सर मैं ये, हाँ बिल्कुल, अब आपने बात कर ली सर, मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भाजपा के नेता हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लेकर आ रहे हैं कि मुसलमान जो 4-4 शादियां करता है उनकी शादियां रोकने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है सर, ये जो भाजपा के नेता कहते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए ही लाना चाहते हैं कि मुसलमान 4 शादियां करता? तो सर अब भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए, वो ऑन द रिकॉर्ड बताए, भारत के अंदर ऐसा कौन सा मुस्लिम है जिसकी 4 बीवियां हैं, जिससे 4 शादियां कर रखी है? सब पहला सवाल तो मेरा यह है। और दूसरा, अभी जो बात आती है कि बेटियों का हिस्सा भी होना चाहिए, तो सर मेरा इस्लाम है ना, बेटियों को बराबर का हिस्सा देता है, जितना हक बेटे को देता है उतना बेटियों को भी देता है। ऐसा नहीं है कि मेरा इस्लाम कुछ और कहता है, मेरा इस्लाम जो कहता है तो भारत का मुसलमान मानता है। ठीक, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है कि कानून बन जाए, सब कुछ साफ हो जाए। अगर हम धार्मिक किताब को ही आधार बनाकर सब कुछ तय करने लगेंगे तो फिर संविधान की जरूरत क्या है डॉक्टर एच एस रावत जी? फिर कानून की जरूरत क्या है? आप अपना तय कीजिए, वो अपना तय कर लेंगे। राहुल जी, किसी भी देश की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, एक देश में एक कानून, समान कानून, लड़का लड़की, एजुकेशन, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो वो देश बहुत प्रोग्रेस करता है। आप बड़े बड़े देश जो विकासशील या विकसित देश हैं, उनमें सब में यही हाल है। अभी नाजिम खान साहब कह रहे थे कि अभी देश भारत उस स्थिति में नहीं है, यानी 2018 की रिपोर्ट की भारत क्यों नहीं है उस स्थिति में? आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, आज भारत की आदमी बहुत अच्छी है, आज विकासशील है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, हर चीज बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं कर सकता? जब देश में समान कानून होगा तो आपसी भाईचारा निश्चित तौर पर अच्छा होगा, बराबर बेटियों के अधिकार होंगे, बराबर शादियों के अधिकार होंगे, तो सब अच्छा होगा।
अभी कह रहे थे कि बताइए कितने लोग हैं ऐसे। अब यहाँ सर्वे करने बैठ जाए तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 शादियां की हुई हैं। अनुपात तो अनबैलेंस हो रहा है, और अनुपात अनबैलेंस होना देश के लिए बहुत घातक है। यानी मुसलमानों पर कोई रोक ना हो, हिंदुओं पर बराबर की रोक रहे, तो ये भी उचित नहीं है। ये सारे के सारे बीज बोए कांग्रेस ने। देश जब आजाद हुआ था उसी समय अगर इन सब चीजों को बराबर अधिकार दिए जाते तो आज ये स्थिति ना होती, और जनसंख्या नियंत्रण की जो भयावह स्थिति हो रखी है वो भी ना होती। तो इसलिए आज सख्त जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। अगर वो होगा तो देश निश्चित तौर पर उन्नति करेगा, और साथ में जो भाईचारा है आपस में एक दूसरे के प्रति, वो भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ेगा। नहीं, समानता वाली बात, जो समानता वाली बात, समाज में समानता बनी रहे। हाँ, समाज में भी समानता रहेगी। जब एक जैसा कानून होगा तो निश्चित तौर पर आएगी। अब देखिए, इनके यहाँ पर गोद लेने की जो व्यवस्था है, बेटियों के अधिकार की बात की मामला है, तो सैफ खान साहब एक मिनट आ रहे हैं। असमानता तो होती है ना, वहाँ असमानता तो है ना। वो मुस्लिम आ रहे हैं क्या कहती चौधरी हैं, जी, मुस्लिम बेटियां क्या कहती हैं, हिंदू बेटियों के अधिकार क्या कहते हैं, अब वहाँ हलाला जैसी कुप्रथा क्या कहती है, 4-4 शादियां करने का विचार वहाँ क्या कहता है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनके साथ जो शरीयत के नाम पर, वहां के पर्सनल लॉ के कानून के नाम पर जो दोहरा व्यवहार होता है वो गलत है। ठीक, जब कॉमन सिविल कोड आएगा, ठीक है। एक मिनट खान साहब, सैफ खान साहब, मुझे अभी आपत्ति है जो डायलॉग अभी यूज किए गए, शरीयत के नाम पर 4 शादियां, साहब इस्लाम में है, तो क्या ये अगेंस्ट इस्लाम जा रहे हैं? मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये अगेंस्ट इस्लाम या किसी रिलीजन के जा रहे हैं तो उन पे अभी के करीब जो है कार्रवाई होनी चाहिए। पहला बात, रुकिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। व्यवहार क्यों किया? आपने हिम्मत है तो जवाब दीजिए। नियंत्रण मैं आपसे टेक्निकल बात करूँ, जब आपने लागू की, अरे इमरजेंसी कहाँ चलेगा? अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रहिए के साथ क्यों किया? राहुल, मैं चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रहे। आपने मेरा पहला सवाल था इनसे कि कितने मौलाना, कितने प्रीस्ट, कर दिया, कितने और सिख के जो हेड्स हैं, धर्मगुरु जो हैं, और कितने धर्मगुरुओं के साथ इनकी बैठक हुई है, उन ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं हुई तो हो जाएगी। खान साहब, राजेश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो सवाल लगातार बीजेपी पर उठ रहा है, तो जवाब ले लीजिए ना खान साहब। खान साहब जवाब ले लीजिए। साथ में जोड़ देता हूँ, एक और सवाल जोड़ देता हूँ, जोड़ दीजिए राहुल जी। चौधरी जी को एक सवाल जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लीजिए आप। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट में 6 महीने का रेस्ट होता है, और मुस्लिम में 6 महीने में 3 तलाकें भी हो सकती हैं। हाँ, ये है, पॉसिबिलिटीज है, ये है, नहीं यही है सर। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 6 महीने का रेस्ट? सर अभी प्रारूप तो तय नहीं है, और आप पूछ रहे हैं कि है क्या? प्रारूप तो तय होने दीजिए, फिर बैठकर सारी पार्टियां बातचीत कर लेंगी। चौधरी जी, चौधरी जी, उनसे सवाल आपके नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप समझते रहिए, मैं भी समझ रहा हूँ। हाँ जी, देश समझ रहा है। नहीं, देश तो समझ चुका है जितना समझना था। बिल्कुल, बस आप लोग समझिए और समझते रहिए। जी, आप समझते रहिए। जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बोलने की आदत है। बिल्कुल, इनसे ही पूछ रहा हूँ, आप जो है सवाल उनसे ही था जनाब। देखिए मेडिकल साइंस भी कहता है कि बेटी की उम्र 18 साल से पहले शादी करना, शादी के योग्य उसका शरीर नहीं होता, उसको ये हो जाए, उसके लिए उसका शरीर तैयार नहीं होता। तो अब आप कहोगे कि मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र है 14 साल, हिंदू बेटी की शादी की उम्र है 18 साल। अरे भाई, ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है? उसमें भेदभाव हो रहा है, उसके साथ, लड़की के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? और बहुत बात कर रहे थे आप समानता की, तलाक 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 की बात करते हो, महिलाओं का जीवन बर्बाद करने वाले यही तो लोग हैं। बात कर रहे हैं 4-4 शादी होगी। अरे आप जब 4-4 शादी कर सकते हो तो मुस्लिम महिलाओं को भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनका नाम क्या है वो तो विधि आयोग देखेगा ना, कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता देखेंगे उसे जाकर। अच्छा, शुक्रिया, मुझे लगा कि शायद मैं नहीं प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। खैर, 12 लाख ने पूछा तो नाम तो कोई भी सामने है नहीं ना, मैंने जो बिंदु रखे हैं उसके ऊपर कोई भी जवाब है। जब चैनल के ऊपर बैठ के कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है साहब, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात नहीं है। जबकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, हमारा देश अमेरिका नहीं है जहाँ क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन है और जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड। सैफ खान साहब, यूसीसी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या कुछ
कुछ और के प्रवक्ता बन बैठे हैं आप सैफ खान साहब, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए। मेरा धर्म है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करूं। हाँ तो ठीक है, ठीक है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है तो देश के जनप्रतिनिधि बनाते हैं सर। चर्चा होगी चर्चा, लेकिन अभी से झंडा बुलंद करके बैठे हुए हैं। नाम तो बता दीजिए कौन किससे चर्चा कर रहे हैं। इनके पास तो जवाब नहीं है, सुनने में तो आ रहा है करेंगे लाभ, तो बताइए ना क्या क्या नाम है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए किनके साथ। अरे आने दीजिए ना, बता देंगे, सब बता देंगे, ठीक है। नहीं समझा दीजिए जैदी साहब, समाजवाद भी तो यही कहता है कि समानता रहे, न कोई भेदभाव, न कोई ऊपर नीचे, न धर्म न जात, होना चाहिए ना एक कानून सबके लिए। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है सर। हेलो जी आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ राहुल जी, यहाँ पर दो चीजों को एक साथ मिक्स किया जा रहा है, धर्म को और कानून को। पहले तो ये सुरक्षित कर लिया जाए कि धर्म क्या है और कानून क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि धर्म बड़ा या कानून बड़ा? धर्म बड़ा या कानून बड़ा? अरे साहब, धर्म के लिए तो आदमी ने पता नहीं क्या क्या कर डाला। पूरे कानून की और धर्म की दुनिया की, आज पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर करोड़ों आदमी मारा जा रहा है। इंसान की तो सीमा समझी नहीं। मार कौन रहा है? क्या समझिएगा? मार कौन रहा है? यही मान रहे हैं धर्म के मानने वाले। ये धर्म के अंधविश्वासी धर्म के मानने वाले पाखंडी ये हत्याएं कर रहे हैं लोगों की, ये हत्याएं कर रहे हैं। तो ये जब धर्म के नाम पर मार रहे हैं इंसान को, तो राहुल जी कानून की क्या हैसियत हो गई, देश की क्या हैसियत हो गई, जब मानवता शर्मसार हो रही है और खून किया जा रहा है और ये कह करके मारा जा रहा है कि तुम इस जात के हो, तुम उस पंथ के हो, तुम उस मजहब के मानने वाले हो। राहुल जी देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता 18 साल 14 साल दे रहे हैं, क्लाइमेट का फर्क है। अरब की लड़की 14 साल में 25 साल की हो जाती है, हिंदुस्तान में 14 साल की लड़की कुछ करके 10 साल की रहती है। तो ये क्लाइमेट का फर्क था। सऊदी अरब के कानून को इंडिया में न थोपा जाए। यहाँ पर हिंदुस्तान में आदमी कोई 14 साल की लड़की शादी नहीं करता है, सब पढ़ रहे हैं और सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। और एक बात और सुनिए राहुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो बात ये कही जाती है कि मुसलमानों में 4 शादियां जायज है और हिंदू धर्म एक करता है, तो हिंदू धर्म तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ से एक करता है। हिंदू धर्म में तो अनगिनत शादियां थी, राधा कृष्ण जी की कई बीवियां थी, कृष्ण जी की कई गोपियां थी, औरत की 100 बीवियां थी। तो ये तो राम की कितनी थी? 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राम की कितनी थी? राम की कितनी थी? राम जी की तो मैंने बात नहीं की। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, जब आप आ गए ना, आप सनातन पर आ गए, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, राम की कितनी थी? नहीं, तो इससे क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ ना, तो कई गोपियां थी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राम की कितनी थी ना? अच्छा चलिए, मैं आप राम राज किस लिए कहा जाता है, मर्यादा किस लिए कहा जाता है? आप अच्छी चीजें देखेंगे, आपके हिसाब से वो बुरी है तो बुरी है। राहुल जी, राम जी की हमारे लिए 1 मिनट छोड़िए, आप जाने दीजिए, 1 मिनट छोड़िए। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, विषम जैदी जी, जैदी साहब, हिंदू मैरिज एक्ट है कि नहीं है? मैं सवाल कर रहा हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट है कि नहीं है? मैं सवाल, आप क्यों आ रहे हैं? है कि नहीं है? किस लिए है? किस लिए कानून बनाना? उनके लिए कानून बनाना। क्या मुस्लिम मैरिज एक्ट है क्या? मुस्लिम मैरिज एक्ट है क्या? मेरी बात सुनिए ना, मुस्लिम मैरिज एक्ट है क्या? हिंदू कोड बिल पर कितनी चर्चाएं हुई, क्या मुस्लिम कोड बिल पर चर्चाएं हुई क्या? गजब की बातें कर रहे हैं रावत साहब। जब अपनी बातें आती हैं, 4 शादियां, बच्चे, तमाम चीजों को लेकर, तो पार्टी भी छोटी, संविधान भी छोटा, बस ऊपर क्या होता है सब जानते हैं। राजपूत जी अभी ये समानता की बात कर रहे थे। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस समय पर और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय पर, इन्होंने हज हाउस बनवाए और गौरी गणेश की वहां पर पूजा बंद करवा दी। इन्होंने समानता की बात कर रहे हैं ना, ये इन्होंने वहां 84 कोसी की परिक्रमा बंद करा दी, समानता की बात कर रहे हैं। इन्होंने वहां पर जो रामलीला को फंड मिलता था वो भी इन्होंने बंद करा दिया। इन दोनों के रहते हुए समानता की बात कर रहे हैं। ये अपने वोटों के लालची हैं,
अपनी वोटों के लिए हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा इन्होंने मिसयूज किया है। और ये समानता की बात कर रहे हैं। अगर ये किसी एक मस्जिद पर गोली चलवा देते तो इनकी हालत खराब हो जानी थी। इन्होंने किस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलाई और बाद में कहते हैं वो छोड़ दीजिए ना रावत साहब, वो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़नी, इनको बताना जरूर पड़ता है जब ये कहते हैं कि हम तो सवाल ये है कि धर्म बड़ा या संविधान की बात करती है। इनको सब कुछ चाहिए। क्या हिंदू मैरिज एक्ट का विरोध संसद में नहीं हुआ था? हुआ था तो क्या लागू नहीं हुआ? हिंदू कोड बिल को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हुए, क्या विरोध नहीं हुआ था? हुआ था तो होगा ही। हाजी साहब देश तरक्की कर रहा है, अब छोड़ देते हैं ना, लेकिन नहीं छूटेगा। राहुल जी सुनिए, देखिए आपके चैनल के माध्यम से अभी एच.एस. रावत साहब ने मस्जिद पे गोलीबारी करने के लिए उकसाया। अभी आपने सुना? मैं कहा मैं तो कह रहा हूँ ना, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ दीजिए। नहीं सर, छोड़ना क्या? नहीं, ये देश में उकसा रहे हैं। आप भी तो बार बार आपसे सवाल में सामाजिक सवाल कर रहा हूँ, तो आप भी तो बीजेपी कहे जा रहे हैं। नहीं सर, ये देश के अंदर मस्जिदों पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरीके की बातें कही है इन्होंने। और जबकि मैं कहता हूँ सर, देश बड़ा है ना, धर्म बड़ा सर, मेरे देश बड़ा है और ये देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके की बात अभी रावत साहब ने करी है, इनको माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान पे। इस तरीके का बयान इन्होंने दिया। आप मस्जिद पे हमला करने की बात कर रहे हैं। आपने मस्जिद पर हमला करने की बात कही। आप लोगों को रावत जी, आपको अपनी बात आप इस तरीके की बात करें, किसी की आस्था से नहीं चलता। भारत अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए भारत जब क्यों नहीं सक्षम है नाजिम साहब? सिविल कोड लागू हो जाएगा। नाजिम साहब क्यों नहीं सक्षम है? ये क्यों नहीं सक्षम है? भारत पूरी तरह ये यूसीसी लागू करने में सक्षम है। जब 370 हटाई जा सकती है, 35A हटाई जा सकती है, कश्मीर में शांति स्थापित हो सकती है, तो ये तो बहुत छोटा काम है। हम तो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी तो लागू होगी भाई, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हालांकि विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को, उसमें तमाम चीजें बताएगी, लेकिन वो रिपोर्ट तो पहले मांगी जा रही है। राहुल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, जब भारत में मुसलमानों की बात आती है, जब कहते हैं कि मुसलमानों के वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके पास नहीं पहुंचे क्या सैफ खान साहब, विधि आयोग के लोग? देखिए, नहीं, कहाँ से जाएंगे? ठीक है, चौधरी जी भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए। परमिशन देता है। आप इसी में परेशान है। भारत के मुसलमानों का विरोध करने के लिए और जो भी प्रक्रिया है उसके लिए संविधान खुली इजाजत देता है। और जब बात आती है वहाँ से आवाज उठा रहे हैं। एक मिनट चौधरी साहब, नाजिम साहब की बात तो सुनने दीजिए। देखिए सर, मैं ये कहता हूँ कि जब आर्टिकल 44 का हवाला देते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब ने खुद कहा, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था आर्टिकल 44 में कि जब देश सक्षम हो जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो ये वाली बात मैं कह रहा हूँ। 2018 की विधि आयोग रिपोर्ट ने भी यही बात कही है। ठीक है, अब जो सवाल आप उठा रहे हैं राजेश चौधरी जी जवाब देंगे। राजेश चौधरी जी, चाइना को आंख, देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल करके बात करने की हिम्मत करता है। आज तक नहीं हुआ होगा। आज भारत की 5वीं आर्थिक शक्ति भारत है। आज चंद्रमा पर भारत पहुंच रहा है। चीन को चीन की औकात बताने का काम 2 लाख भारत की सेना करती है। आज भारत हर तरह से सक्षम है। आप जैसे लोग ही भारत को पिछड़ा रखना चाहते हो। आप चाहते हो ये गलत भारत भी बर्बाद हो जाए। वही चाहते भारत की तरक्की हो। आप नहीं चाहते मोदी जैसा भारत के मुसलमानों पर है। आपको इससे प्रॉब्लम होती है। इंटिमेट करेंगे। मैं बताइए ना, क्या प्लान है आपकी? क्या प्लान है आपके जो मैंने सवाल पूछे हैं? कुछ प्लान है या कुछ जवाब है या फिर सिर्फ जुमलेबाजी के लिए? आपको गंभीरता से, कांग्रेस को तो कोई गंभीरता से लेती नहीं है, जनता नहीं लेती आपको। आपकी हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए ना, विधानसभा के अंदर हिमाचल में दिखाई है, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में आपने देखा है। तो आप ये हवा में उड़ना बंद कर दीजिए और आने वाले चुनाव में देखेंगे और लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे। तो ये हैसियत मैसियत में दिखाइए।
आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब है तो बताइए, नहीं तो मैं पूछूंगा राहुल बिना देश को बर्बाद करने का काम किया, उसी कांग्रेस को बर्बाद करने का काम पढ़ाई लिखाई पे जनता ने कर और दिया। आप डिबेट करते हैं, मैं समझ सकता हूँ उनकी तकलीफ। यहाँ टीवी पे आकर के बकबक करने से कुछ नहीं होगा, बताइए यहाँ बकबक करने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए, जनता को समझाइए, आपका ये अस्तित्व में है नहीं उत्तर प्रदेश। अरे बताइए, अरे सवाल पूछा है, रकबे महल का क्या डिसाइड करेंगे? क्या लड़के को दोबारा देनी पड़ेगी 2 मरतबा? वो तो कानून के जानकार डिसाइड करेंगे। चिंता मत करिए। नहीं तो कानून बनाते हैं ना, आप पहले से ही यूनिफॉर्म कोड बन रहा है, आप पहले से कानून सुधार के जो लाए जाए। मैं जानना चाहूंगा जीवन इनको कुछ जानकारी नहीं है, इनको बिठाया ही क्यों है? राहुल जी इनको बिठाया क्यों है? सैफ खान साहब, आप जानते हैं चौधरी जी के बारे में? परिचित हैं आप? नहीं, बताइए। परिचित हैं आप? परिचित होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परिचित हैं आप? नहीं, आपने जो सवाल पूछा, मैंने जो सवाल पूछा उसके तो मुझे जवाब नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ परिचित हैं? मैं पूछ रहा हूँ परिचित हैं? सिर्फ आप सवाल बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, परिचित हैं आप? परिचित से वो जनप्रतिनिधि जानना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि जरूरी है। वो क्या है? अच्छा, बाद में आप पता कर लीजिएगा, हो सकता है जानकारी आपको हाथ लग जाए। और ऐसी जानकारी आपको, ऐसे ही जानकारी, सुनिए, ऐसे ही जानकारी, बात सुनिए, नहीं डरा नहीं रहे। जो आपने बोला ना कि ऐसे लोगों को क्यों बुला लेते हैं बिना, नहीं, ऐसे वर्ड ना यूज कीजिए, ऐसे नहीं, मैं उसकी बात नहीं। सैफ खान साहब, उनके बारे में जानिए। खोल के जो है नहीं, आप जन्म पत्री तो भारत की भी नहीं खोल के जान पा रहे हैं। छोड़ दीजिए ना उसको, आप जन्म पत्री तो राहुल गांधी की भी चढ़वाइए सर। जन्म पत्री ना आप लोगों में नहीं होता, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। आपने बहुत जबरदस्त राहुल कोशिश की है बचाने की। मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप हो अल्लाह शुरू से बचा रखे हैं ना, बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। केवल आप हल्ला मचाते हैं और कोई कायदे की बात नहीं करते। आप केवल हल्ला मचाते हैं, हल्ला मचाने के अलावा कुछ नहीं है। आपके शब्दकोश में अल्लाह बचाने के अलावा कुछ नहीं। राहुल आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ? मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूँ क्या? मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूँ क्या? जवाब देंगे नहीं। मैं सरकार हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं हूँ क्या? सैफ खान साहब, दिक्कत क्या है आपको यूसीसी से? यूसीसी से दिक्कत क्या है? यूसीसी से दिक्कत क्या है? ना अभी किसी सिख कम्युनिटी के लोग आए, ना बौद्ध कम्युनिटी के लोग आए, ना पारसी आए, केवल आपको दिक्कत है। आपको क्यों दिक्कत है? आपको क्यों दिक्कत है सर? केवल मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं यूसीसी में? केवल मुसलमानों की क्यों बात हो रही है? है नहीं हाईएस्ट माइनॉरिटी हमारे देश में कौन? नहीं, माइनॉरिटी में मुसलमानों की बात क्यों होती है? अरे साहब क्यों होती है? मतलब इनका और कोई नहीं है क्या? और कोई नहीं है क्या? और कोई नहीं है? और कोई नहीं है? बिल्कुल, और कोई नहीं है? इतना क्यों दिक्कत हो रही है? तो बताइए सैफ खान साहब, आप नेता की तरीके से, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरीके से बात कीजिए ना, आप मुसलमानों के तरीके से ना बात कीजिए। नाजिम साहब है वहाँ, नाजिम साहब है ना, कितने लोगों को नाजिम साहब है, कितने लोगों से सलाह दी है? नाजिम साहब है बात करने के लिए, इस्लाम पर, शरिया कानून पर, पर्सनल लॉ पर बात करने के लिए नाजिम जी हैं, आप नहीं है ऑथराइज। आप सरकार की बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। आप ठीक है, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल मुस्लिम कर रहे हैं आप, बस मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप पर्सनल हो रहे हैं। बोलने से मतलब होता है और कोई काम नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक बस चिल्लाना है आपका, आप चिल्लाते रहिए, बस कायदे से बात होनी चाहिए। पब्लिक ये देख रही है कि सबसे ज्यादा ये बोलने वाले बेतुकी बातें बोल रहे हैं, कांग्रेस की बेइज्जती कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी कराते हैं बेइज्जती, वैसे आपकी बेइज्जती करा रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि यूपी में यूसीसी की तैयारी, हालांकि उससे पहले किस तरीके से राजनीति चर्चा के दौरान समझ में आ गया। इतना हालांकि सरल भी नहीं है। विधि आयोग जिस तरीके से एक बार फिर एक्टिव, जाहिर तौर पर राजनीति भी तेज होगी, सवाल भी उठेंगे और इसे 24 से जोड़ा भी जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये आकलन करे कि वाकई एक देश एक विधान होना जरूरी है या फिर नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।